देखिए, चुनाव के जरिए केवल देश नहीं बदलता। ये कहना, अगर मैंने कोई गलत बात कर दी, अगर मैंने कोई गलती की है और मैं चुनाव जीत गया, इसका मतलब है वो गलती साफ। आप अब यूएस में देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप ने महिलाओं के खिलाफ बहुत ही बेतुका बातें की है, अब वो चुनाव जीत गए। इसका क्या मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छे व्यक्ति हो गए? ये दुनिया में हमारे कई नेता है चोर है, कई नेता है जिन्होंने दंगे करवाए हैं या दंगों की वजह से वो लोगों में आपसी मतभेद करके वो चुनाव जीते हैं। क्या ये सही होता है? हम नहीं, ये आपका ख्याल। मैं कल मेरे दोस्त रवीश जी ने बड़ा, नहीं, आप मैडम, आप मोदी जी के फैन जरूर रहिए। मैं ना मोदी जी का फैन हूं ना राहुल गांधी का फैन हूं। मैं सच्चाई से जुड़ता हूं। आपको वो कभी कभी कड़वाहट आती है ये, और मुझे लगता है हर व्यक्ति को फैन होना चाहिए। एक्टर का फैन होना चाहिए, क्रिकेटर का फैन होइए। आप विराट कोहली के फैन रहिए, महेंद्र सिंह धोनी के फैन रहिए, अमिताभ बच्चन के फैन रहिए, नेताओं के फैन मत रहिए। क्योंकि जिस दिन आप नेताओं के फैन रहते हैं तो सही गलत में आप मतभेद नहीं कर पाते। किसी के पास देशभक्ति का ठेका नहीं रखा है। ये जो लोग, कई लोग जो हमारे नेता हैं, देशभक्ति पर ज्ञान देते हैं और स्विस बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं। कई उद्योगपति, एक बड़े उद्योगपति ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो भी हो मेरे लिए इंडिया फर्स्ट है। उस उद्योगपति को सरकारी बैंकों को 100,000 करोड़ देने हैं। वो पहले वो 100,000 करोड़ वसूल करे, फिर देशभक्ति की बात करे। और हम इसी में फंस जाते हैं कि क्योंकि हम किसी व्यक्ति के फैन बन जाते हैं तो हम ये फर्क नहीं कर पाते हैं कि देशभक्त कौन है और देशभक्ति पर क्यों हम किसी को, वो जो आज आप कह रहे लाइन में खड़ा है एटीएम के बाहर, 99% उनमें वो लोग हैं जो सैलरीड है, जिन्होंने एक पैसा भी ब्लैक में कभी नहीं कमाया है। उनको 100% है। दिक्कत उनको हो रही है। जो असली जो ब्लैक मनी है वो तो स्विस बैंक अकाउंट में बैठा है या कहीं बाहर है। अब आप ये मुझे बताइए कि हमारे वित्त मंत्री कहते हैं हमसे कि अब जो है, जब चुनाव होंगे, चुनाव के टाइम शादी होगी, शादी के टाइम आप शगुन के मौके पर किसी को चेक दीजिए, कैश मत दीजिए। अच्छी बात है। आप मुझे बताइए, क्या ये नेता जो है हमें वादा कर सकते हैं जब अगला चुनाव होगा वो चेक में लेंगे या कैश में लेंगे? जिस दिन वो कैश में ले, ये दोहरापन हमें एक्सपोज करने में पत्रकार होते हैं। अब अगर उनको एक्सपोज करें तो वो कहते हैं आप देशद्रोही हैं। अगर आप जय जयकार हमारी करें तो आप देशभक्त बन जाते हैं। एक बड़ा टीवी एंकर है जिसको नंगे हाथ पकड़ा गया पैसे डिमांड करते हुए, वो मैं नाम नहीं लूंगा या, वो व्यक्ति गया जेल में, तिहाड़ जेल में था। वो बच गया क्योंकि राजनेताओं ने और उसके मालिक ने उसको बचाया, क्योंकि उसका मालिक भी उसमें शामिल था। और आज वही मालिक एमपी बन जाता है और वो जो एंकर है देशभक्ति के आपको प्रवचन देता है। और उसको जेड सिक्योरिटी मिलती है, जेड कैटेगरी। आप मुझे बताइए कौन देशभक्त है? वो जो पकड़ा गया है कैमरा पर और जेल जाता है और छूटता है क्योंकि उसने पॉलिटिशियन के साथ कोई डील कर दी, और वो आपको गुमराह करता है और केवल टीआरपी के बेसिस पर वो कहता है कि मैं असली देशभक्त हूं। यही तो है ना कि देशभक्ति का किसी ने ठेका नहीं रखा है। एक सवाल जो कई साथियों ने कहा कि पूछा जाना चाहिए। जरूर। आप टीवी के पत्रकार हैं, शुरुआत आपने प्रिंट से की, जी। टीवी में बड़ा नाम कमाया और चुनावों के ठीक बाद अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आपने किताब लिखी। जी। हमें किताब लिखने के अनुभव बताइए कि उस दौरान किन मुश्किलों से दो चार ये लिखूं ये ना लिखूं, क्योंकि पत्रकारों के साथ नेता ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बातचीत करते हैं, तो एक ये भी अंतर्द्वंद रहता है कि यार ये बात तो ऑफ द रिकॉर्ड हुई, इसको लिखें नहीं लिखें। राजनीति में हम बहुत सारी गॉसिप भी सुनते हैं जी। तो उसकी सच्चाई कैसे जाने? किताब लिखने के प्रोसेस के बारे में। देखिए, मुझे लगता है हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक लेखक छिपा हुआ है। कुछ लोग
एक लाइन लिख लेते हैं, कुछ लोग 10 लाइन लिख लेते हैं, कुछ लोग एक पन्ना लिख लेते हैं, कुछ लोग लव लेटर लिख लेते हैं। अब हमारी बदनसीबी है, हमने कभी लव लेटर लिखा नहीं, तो मैंने सोचा कि लव लेटर नहीं तो कम से कम किताब लिख लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर पत्रकार में खास करके, क्योंकि हम कई लोगों से मिलते हैं, और जैसे मैंने कहा टीवी में अगर आप किसी को मिलते हो तो 10 सेकंड में आप उसका साउंड बाइट लेके आप घर चले जाते हो, उसको या तो एक बार चलाते हो, अगले दिन भूल जाते हो। लेकिन जब कोई किताब लिखता है, और साहित्य का यही महत्व है कि वो 10 साल बाद, 20 साल बाद भी लोग उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, कम से कम वो एक रिकॉर्ड बन जाती है। और मुझे लगा कि इतना बड़ा चुनाव हुआ है जिसमें कांग्रेस पार्टी जो 1947 में भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो 44 सीट पर रुकती है, और एक व्यक्ति आता है, गुजरात से आता है और 300 से ज्यादा सीट लाता है। मुझे लगा कि कम से कम ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि क्या हुआ, किस वजह से चुनाव जीता गया, केवल आंकड़ों में नहीं, लेकिन असली उसकी बैक स्टोरी क्या है, कौन, किस पार्टी ने किस तरह से इस चुनाव के लिए प्रिपेयर किया। क्योंकि हमारे देश में, अमेरिका में अभी चुनाव हुए, 100 से ज्यादा किताबें लिखी गई है एक चुनाव पर। अभी भी चुनाव के नतीजे भी नहीं आए थे, 100 से ज्यादा किताबें लिखी गई थी वहां कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है, हिलरी क्लिंटन कौन है। हमारे देश में हम लिखते नहीं है, और अगर हम लिखते हैं तो कई पत्रकार ऐसे लिखते हैं जैसे वो खुद भक्त बन गए उस व्यक्ति के। तो जब पेंगुइन मेरे पास आए, जो पब्लिशर है, उन्होंने कहा कि आप नरेंद्र मोदी की आत्मकथा लिखिए। मैंने कहा नहीं भाई, क्योंकि मैं अगर आत्मकथा लिखूंगा और उस पर कुछ गलत कहूंगा तो कोई मुझे आएगा और कहेगा आप देशद्रोही हैं, आप मोदी जी के खिलाफ कैसे कुछ लिख सकते हो। तो मैंने कहा मैं चुनाव पर लिखूंगा। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने अनुभव किया इन तमाम राजनेताओं के, उनके भी किस्से हैं। मैं एक किस्सा बताता हूं कि जमाना कैसे बदलता है। 1999 या 2000 की बात है, मैं एनडीटीवी में था उस जमाने में, और अर्नब गोस्वामी और मैं एक साथ एक प्रोग्राम करते थे। यानी आपको नॉइज लेवल उस प्रोग्राम की आपको ज्ञान में आनी चाहिए कि जोर जोर से वो प्रोग्राम होता होगा। लेकिन तब ब्रेकिंग न्यूज का जमाना नहीं था, तो सब एंकर भी बड़े डिसिप्लिन से बात करते थे, कोई ऊंची आवाज से बात नहीं करता था। प्रोग्राम था 10 बजे का, 8:40 को हमारा जो बीजेपी का गेस्ट है विजय कुमार मल्होत्रा, वो ड्रॉप आउट होते हैं, कह रहा है पेट में दर्द है, मैं नहीं आ सकता। तो अर्नब ने मुझसे कहा कि अब प्रोग्राम कैसे करेंगे, कांग्रेस का तो गेस्ट आ रहा है, बीजेपी का नहीं आ रहा। तो हमने कहा मैं एक व्यक्ति को जानता हूं दिल्ली में जो इस लेट समय पर भी आ सकता है, तो मैं थोड़ी गुजराती जानता हूं। तो मैंने, नरेंद्र मोदी जी तब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे, वो यहाँ रहते थे अशोका रोड में, सब जितने प्रचारक थे वो रहते थे वहां। तो मैंने कहा मोदी जी आवी जाओ, आ जाइए। अब वो तब भी बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा इतने लेट आप फोन कर रहे हो, यानी कोई गेस्ट ड्रॉप आउट हुआ इसलिए आप मुझे लास्ट मिनट बुला रहे हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सर, मैं लास्ट मिनट बुला रहा हूँ। वो गुजराती भी है, तो गुजराती थोड़े बहुत पैसे के मामले में थोड़े बड़े कंजूस होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास टैक्सी के पैसे नहीं है, मैं कैसे आऊंगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो मैंने कहा सर पैसे हम जैसे ही आप ऑफिस पहुंचेंगे मैं पैसे भी दे दूंगा। तो मोदी जी ने कभी 90 सेकंड के लिए सोचा और कहा चलो मैं आ जाता हूं, और दौड़ते दौड़ते हाफते हाफते 10 बजे के प्रोग्राम में 1 मिनट पहले आते हैं। अब वो जमाना है 16 साल पहले का। आज आपको जाना पड़ेगा रेसकोर्स रोड और वहां 1 साल रुकना पड़ेगा अगर आपको मोदी जी से बात करनी है। जमाना बदलता है। तब मोदी जी को हमारी जरूरत थी, क्योंकि वो टीवी पर आना चाहते थे ताकि कम से कम उनका चेहरा तो दिखाई दे। आजकल उनको आने की जरूरत नहीं है, कैमरा उनके पीछे पीछे जाता है। जमाना इसी तरह से बदलता है। जिस तरह से समाज एक तरह से बढ़ गया है, उस तरह से मीडिया भी बढ़ गया है। आज मैं कोई बात कह लूं, कोई विषय उठा लूं, तो कुछ लोग इसी गैदरिंग में कहेंगे आप मोदी के खिलाफ हैं, या कोई कहेगा आप राहुल गांधी के चमचे हैं, कोई तीसरा कहेगा आप मोदी के भक्त हैं या गांधी फैमिली के विरोधी हैं। देखिए, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दुश्मनी क्यों? आज के जमाने में मतभेद और दुश्मनी में, एक जमाने में नेताओं के बीच में मतभेद होते थे, होने चाहिए। आज विचारधारा कम हुई है। सच बताएं तो हर नेता जो है उसमें, समाजवादी पार्टी कहती है कि हम लोहिया के ये है, लोहिया जी डिनेस्टी ये जो वंशवाद के खिलाफ थे। आज वंशवाद तो यादवों में है, समाजवादी पार्टी में है। कहां गई आपकी विचारधारा?
लोग कहते हैं गरीबों के नाम पे हर पार्टी कहती है हम चुनाव लड़ते हैं, और जैसे ही चुनाव आते हैं आप गरीबों के लिए क्या करते हैं और क्या नहीं करते ये जनता देखती है। और मीडिया का रोल उसी तरह से हो गया है कि हम एक बात यहां इस गैदरिंग में कुछ कहेंगे, लेकिन जब मौका आए तो हम भी उसी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हमारी विचारधारा से करते हैं, सच्चाई से करते हैं। सच बताएं कि मीडिया भी एक तरह से करियर बन गया है लोगों के लिए, एक व्यवसाय बन गया है। हम जब टीआरपी की बात करते हैं, टीआरपी का मतलब क्या है? टीआरपी का मतलब है कि आपने टेलीविजन को एक व्यवसाय बना दिया है कि जिसकी टीआरपी अच्छी हो जाए उसको लगता है कि अपना बिजनेस बन जाए। हम ये भूलते हैं कि जो टेलीविजन, जो पत्रकारिता है, अब शाहरुख खान अगर आपके सामने आए या सलमान खान आए तो सलमान खान जरूर कह सकता है कि मेरी पिक्चर ने 300 करोड़ कमाए, बड़ी बात है। क्या पत्रकार कहेगा कि मेरी स्टोरी जो है वो इतने लोगों ने देख ली? आप अगर उसमें सच्चाई नहीं डालते तो उस स्टोरी की कोई कीमत नहीं है। अगर आप वाकई पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आपने जनता के सवाल उठाने चाहिए। लेकिन आज जो होता है पत्रकारिता में, अक्सर खास करके टीवी में, आप 6 लोगों को स्टूडियो में बिठाते हैं, वही 6 चेहरे होते हैं और वो अपनी बात रखकर घर जाते हैं। जनता को कोई पूछता नहीं है। हम वही 6 लोगों को बुलाते हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने ठेका रखा है जनता के नाम पे, तो हम जनता से डिस्कनेक्ट हो गए, ये मेरा ख्याल। इन्होंने अभी ये जिक्र किया कि इन्होंने जिंदगी में कभी लव लेटर नहीं लिखा है। राजदीप और सागरिका की जोड़ी, राजदीप की पत्नी भी पत्रकार हैं जी, अलग अलग न्यूज प्रतिष्ठानों से जुड़ी रही हैं, और जब राजदीप नेटवर्क 18 उन्होंने शुरू किया तब बिल्कुल दोनों लोग जोड़ी की तरह काम करते थे। एक मिसाल है हम पत्रकारों के बीच की, 2 शानदार पत्रकार पति पत्नी हैं। आपने सर कभी लव लेटर नहीं लिखा तो आपके इश्क की शुरुआत कैसे हुई, एक सवाल। और दूसरा सवाल, राजनीति पर बहुत बात हो गई है, ये देश हमेशा सियासत बतियाता है, आप अपना फेवरेट क्रिकेट एनेक्डोट बताइए, क्रिकेट का किस्सा बताइए। ये 2 सवाल, फिर हम राजदीप को दोबारा लेकर आएंगे सबके सवालों के जवाब। मैं पहले क्रिकेट पर बात करता हूं। मेरे पिताजी क्रिकेटर हुआ करते थे, और अपने जमाने में जैसे महेंद्र सिंह धोनी एक छोटे शहर से आते हैं, और मैं उनका हमेशा उदाहरण देता हूं। महेंद्र सिंह धोनी आते हैं रांची से, और मुझे लगता है वो पहले और आखिरी क्रिकेटर है अभी तक जो झारखंड से आए हुए हैं। मेरे पिताजी 1940 में उनका जन्म हुआ गोवा में, मडगांव में। वो आज तक केवल एकमेव क्रिकेटर है जो भारत के लिए खेले, जो गोवा से आए हैं, छोटे से शहर से आए। उनके जब वो बंबई में आए 17 साल की उम्र में आए, वो किसी को जानते नहीं थे, कोई गॉडफादर नहीं था, और उस जमाने में क्रिकेट में आपको गॉडफादर की जरूरत थी। आज क्रिकेट में आप मेरिट पर आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे एक कहा, क्योंकि कई लोगों ने मुझे ये पूछा कि आपके पिताजी क्रिकेटर थे, आप क्रिकेटर क्यों नहीं बने? तो मैंने कहा गांधी परिवार और क्रिकेटर के परिवार में एक ही फर्क है कि गांधी परिवार में क्योंकि आपके दादा, पिताजी, माताजी सब पॉलिटिक्स में, आप भी प्रधानमंत्री बनने के काबिल हो सकते हैं। क्रिकेट में केवल आपको वो टैलेंट की जरूरत है, और टैलेंट मुझ में नहीं थी। अगर टैलेंट, आप फिल्म स्टार भी, अभिषेक बच्चन फिल्म स्टार बन सकता है क्योंकि अमिताभ बच्चन फिल्म स्टार थे। संजय दत्त फिल्म स्टार बन सकता है क्योंकि सुनील दत्त और नरगिस दत्त फिल्म स्टार थे। लेकिन क्रिकेटर कोई नहीं बन सकता क्योंकि केवल आपके पिताजी क्रिकेटर थे। और इसलिए मुझे बड़ा फक्र है कि क्रिकेट एक में ऐसा प्रोफेशन है जो आज भी मेरिट पर चलता है। महेंद्र सिंह धोनी को कोई रोक नहीं सकता था क्योंकि उस व्यक्ति में वो काबिलियत थी। और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आजकल पत्रकारिता में भी वही बात दिखाई देती है। मैंने कल जब क्योंकि रवीश को एक तरह से मैंने ट्रेन किया था, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप मेरे आगे निकल गए, ये बड़ी अच्छी बात है, और आप छोटे से शहर से आते हैं, तो वो एक तरह से पत्रकारिता के धोनी बन गए हैं। तो ये जानिए, क्रिकेट का सवाल ये है। और एक बार मैंने क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ खेली थी कंबाइंड यूनिवर्सिटीज के लिए, तब मुझे लगा बड़ी बात है। अब्दुल कादिर ने मुझे 4 बॉल में आउट किया, और जाते जाते उन्होंने मुझसे एक सवाल भी पूछा, अरे आप इंडिया से आते हैं और आप स्पिन भी खेलना नहीं जानते। उस दिन मैंने सोच लिया कि बस क्रिकेट छोड़कर कुछ और करना है। और हमेशा आप देखेंगे जो पत्रकार बनते हैं वो किसी और चीज में फेलियर बनते हैं। क्योंकि मैं क्रिकेट में फेलियर हो गया, मैंने पत्रकारिता कर दी। हर जो पत्रकार यहाँ होता है ज्यादातर वो बनना कुछ और चाहता है, जब नहीं बन पाता है तो पत्रकार बनता है।